हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो पेपर 2 का है। उसका है पेपर 2 का। आज मैं 15 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं निर्देश को पढ़ूंगा। निर्देश में दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों प्रश्न संख्या 1 से 30 के उत्तर देने के लिए जो सबसे उपयुक्त विकल्प है उसको चुनना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपका जो 31 जनवरी 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, इसमें दिया है कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को। अब ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में है विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएँ। तो ये एक पॉजिटिव आंसर हुआ, ठीक है। ये एक पॉजिटिव थॉट रख रहा है, तो इसको हम अभी पेंडिंग रखते हैं। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। अगला ऑप्शन में है विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनकी योग्यता आधारित समूह बनाना चाहिए। उसके बाद तीसरा में है विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहु परिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। अगला ऑप्शन है कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। तो इसमें दिया है, यानी ये वाला 1, 3, 4 जो ऑप्शन है वो सही है, या फिर 1, 2, 3, 4 टोटल सही है, या फिर इसमें 1, 3 या फिर 4, 2 या 3 सही है। तो इसका जो ऑप्शन है ये वाला 3 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इसलिए कि इसमें 3 में और उसमें जो है ना पॉजिटिव ज़्यादा ही मतलब ये किया गया है विद्यार्थियों के बारे में अधिगम, यानी अर्थपूर्ण अधिगम के बारे में बताया गया है। तो इसका तीसरा जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। यहाँ पे एक बात को आपको ध्यान रखना, ये नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ये नेगेटिव ही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन में है विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। उसके बाद ऑप्शन 2 में दिया है कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 3 में दिया है अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। और ऑप्शन 4 में दिया है अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। तो इसका जो है नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है। तो नेगेटिव क्वेश्चन आपका सबसे बड़ा नेगेटिव तो ये है कि आप अगर स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को ट्यूशन पढ़ने के लिए बोलिएगा, तो ये सबसे गलत बात है और ये सबसे नेगेटिव है। तो इसका आंसर ये बिल्कुल सही है कि ये नहीं है, ठीक है। ये नेगेटिव क्वेश्चन होगा तो ये इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था डैश। ऑप्शन में है, एक में है का कोई आपसी संबंध नहीं है, उसके बाद की भूमिका नगण्य है, उसके बाद का कोई प्रभाव नहीं होता है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसका जो है बच्चों की अधिगम और शारीरिक, यानी अधिगम और शारीरिक स्वास्थ्य में जो है ना एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। ऑप्शन है भयावह सुसाध्यक, उसके बाद प्रतिस्पर्धिक सुसाध्यक, 3 में है सहयोगिक प्रतिस्पर्धिक, उसके बाद चौथा में है प्रतिस्पर्धिक सहयोगिक। तो इसका जो है 3 बिल्कुल सही आंसर है, ये वाला सहयोगी, ये वाला सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। ऑप्शन पढ़ते हैं वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो। ऑप्शन 2 में है प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना। ऑप्शन 3 में है पाड़ स्कैफोल्डिंग उपलब्ध कराना विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। ऑप्शन 4 में है सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना है।
तो इसका जो है ना विद्यार्थी जो है जब आप प्रतियोगिताओं के लिए ज़्यादा मतलब उत्पन्न कीजिएगा ना तो वो सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ही अभिप्रेरित होता है अधिगम के लिए। तो ये जो है ना दो इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 6 में है बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन 1 में है बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण छानबीन की लालसा होती है। ऑप्शन 2 में दिया है बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। उसके बाद तीसरा में दिया है बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन 4 में दिया है बच्चे प्रतियों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। तो इसका जो है नेगेटिव पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है यही वाला है। ठीक है, क्वेश्चन में है, आप एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए कि बच्चे चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये नेगेटिव क्वेश्चन है, तो इसका नेगेटिव ही आंसर ये वाला 4 नंबर इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 में अधिगम एक डैश और फिर डैश प्रक्रिया है। अधिगम एक जो है ना आप मान लीजिए सरल व्यक्तिगत, और दूसरा में है जटिल निष्क्रिय, और तीसरा में है जटिल सक्रिय, और चौथा में है सरल रैखिक। तो इसका जो 3 है ये सही आंसर है जटिल सक्रिय। यानी अधिगम जो है, जैसे मान लीजिए अधिगम किसी चीज़ को सीख रहे हैं आप, तो मान लीजिए एक आप मान लीजिए कि जो आपका मदर लैंग्वेज है उसको सीखने में आपको जो है ना आसान है, लेकिन जब आप वही स्कूल में कोई भाषा दूसरा वाला सीखते हैं, ठीक है, जब दूसरा वाला भाषा सीखते हैं तो वो जो है थोड़ा सा जटिल है, तो इसीलिए जो है जटिल है लेकिन सक्रिय है। ठीक है, तो ये तीसरा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषा विविधता को डैश चाहिए, समझना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, टालना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको जो है ना जब भी कोई विविधता हो, भाषाई हो या धार्मिक हो या सांस्कृतिक हो, तो हमको सबका इज्जत करना है, हाँ, ना कि किसी का अवहेलना करना है। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन 1 है ये समझना चाहिए, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर है। 9 नंबर में एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। ऑप्शन में है पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, ऑप्शन 2 में व्यवहारवादी, ऑप्शन 3 में है अध्यापक केंद्रित, ऑप्शन 4 में है प्रगतिशील। तो इसमें ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है, ये प्रगतिशील होगा। अगला क्वेश्चन है 10 है बच्चों का विद्यालय में सफल होना साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं। असफल होना यानी बच्चा अगर विद्यालय में असफल है तो इसका कारण बताना है ऑप्शन में। तो इसमें दिया है कि साबित करना है, करता है कि साबित क्वेश्चन है बच्चों का विद्यालय में असफल होना, पहले क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, यहाँ पे है ऑप्शन में है साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत ये हो जाता है। उसके बाद ऑप्शन 2 में है सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने में सामर्थ्य नहीं है। उसके बाद ऑप्शन तीसरा में है प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। उसको 4 में है निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। तो इसका 10 का जो है 4 बिल्कुल सही आंसर है। जो है ना उसके अनुसार जो है ना विद्यालय नहीं कर पा रहा, समर्थ नहीं कर पा रहा, उनको जो चीज़ ज़रूरत है या जिस तरह से पढ़ाना चाहिए वो चीज़ नहीं हो पा रहा, इसलिए वो विद्यालय में असफल हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से ऑप्शन में है बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। ऑप्शन 2 में है बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है कि अधिगम
अधिगम में विघ्न रुकावट पैदा करती है। ऑप्शन 3 में है बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। ऑप्शन 4 में है बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। तो इसका जो है 3 बिल्कुल सही आंसर है। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय। जो है समाजीकरण में विद्यालय क्या है? प्राथमिक कारक है या द्वितीय कारक है या की कोई भूमिका नहीं है? ऑप्शन 4 में है कि बहुत भूमिका है। तो इसका जो है 2 बिल्कुल सही है, इसलिए कि बच्चे का जो प्राथमिक जो है वो समाजीकरण जो अपना घर होता है और विद्यालय दूसरा द्वितीय कारक होता है। ठीक है, तो इसका 2 ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? ठीक है, जिसका है हार्वर्ड गार्डनर, उसका लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे, लिव वाइगोत्स्की। तो इसका जो है 3 बिल्कुल सही आंसर है। जीन पियाजे के अनुसार जो है ना मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन जो है गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है 1 में विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। ऑप्शन 2 में है विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। ऑप्शन 3 में है बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है। ऑप्शन 4 में है संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। तो इसका 3 है बच्चों का विकास बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है। विकास एक तरह से नहीं होता है, बहुत सारी सांस्कृतिक विविधताएं होती है विकास में। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 15 निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन में है पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास। अगला ऑप्शन है वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। ऑप्शन 3 में है प्रतीकात्मक खेल का उभरना। ऑप्शन 4 में है तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तो इसका जो है 4 बिल्कुल सही आंसर है, ये वाला, यानी तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। अगला क्वेश्चन है 16 में है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। ऑप्शन 2 में है प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। ऑप्शन 3 में है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञापति चिंतन करने में समर्थ है। 4 में है केंद्रीयकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध है। तो इसका जो है 3 बिल्कुल सही आंसर है, ये वाला। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर है लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। ऑप्शन में है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। ऑप्शन 2 में है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ऑप्शन 3 में है दंड और आज्ञापालन अभिविन्यास। ऑप्शन 4 में है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो इसका जो है 4 बिल्कुल सही आंसर है, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ये 4 बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है बाल्यावस्था की अवधि में विकास। ऑप्शन में है केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। 2 में है अनियमित और असंबद्ध होता है। 3 में है धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता है। 4 में है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो इसका जो 4 है ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, यानी बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर निकटस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ
प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? ऑप्शन में है वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। ऑप्शन 2 में है वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। ऑप्शन 3 में है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के माध्यम का क्षेत्र। ऑप्शन 4 में है विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती है। इसका जो 3 बिल्कुल सही आंसर है ये वाला, बच्चे को वर्तमान स्तर में, ये वाला 3 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 में है एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। ऑप्शन में दिया है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। ऑप्शन 2 में है बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। ऑप्शन 3 में है बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। ऑप्शन 4 में है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसका जो है 2 बिल्कुल सही आंसर है। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। 21 नंबर है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? ऑप्शन में है बुद्धि का प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना। भाषिक मूर्तिकार, 2 में है शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी, स्थानिक मनोवैज्ञानिक, अंतरावैयक्तिक विक्रेता। इसका जो 21 का जो है 2 बिल्कुल सही है, शारीरिक गति संवेदना खेल। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है बायस लीव वैगोत्स्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा की परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। 3 में है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। 4 में है बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। तो इसका जो 3 बिल्कुल सही आंसर है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23 में है बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें ऑप्शन है बच्चे के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। तो ये ऑप्शन गलत है, पहला वाला। ऑप्शन 2 में देखते हैं अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो जब अध्यापक लचीला हो और प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता हो तो ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। तो केवल पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को अगर स्रोत करता है, केवल पाठ्य पुस्तक से पढ़ाता है तो ये भी अच्छा नहीं है। सामाजिक विषय यानी शिक्षा को इस तरह से पढ़ाया जाए ताकि वो बच्चों को बोर ना करे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है अगला ऑप्शन में है अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो इसमें भी भेदभाव वाला बात आ जाता है, तो ये नहीं होगा, ये 2 नंबर इसका जो है सही है। अगला क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? अल्बर्ट बंडूरा, B.F. स्किनर, लेव वैगोत्स्की, जीन पियाजे। तो इनका जो है लेव वैगोत्स्की के अनुसार जो है ये सही आंसर है, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? ऑप्शन में है एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना। इसमें भी आपका जेंडर वाला बात आ गया तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद एक क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है, इसको अभी पेंडिंग रखते हैं। ऊपर वाला एक गलत हो गया, उसके बाद
3 में है लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और इन्हें अस्वीकार करना, ये भी गलत हो गया। उसका समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, ये भी गलत है। तो इसका जो बचा 2 नंबर, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को डैश समझना चाहिए एक समस्या। जैसे बहुभाषीय, अगर कोई बच्चा आता है, मान लीजिए कोई बच्चा आता है, मान लो उसका मादरी जबान कुछ और है और हिंदी में स्कूल में हिंदी ही चलता है, तो उसका जो बहुभाषी यानी एक दूसरा जो भाषा है उसको क्या एक समस्या के रूप में समझना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, एक व्यवस्थागत मुद्दा समझना चाहिए, तो ये भी गलत है। ठीक है, उसके बाद एक गुण और साधन एक रुकावट, एक रुकावट भी गलत हो जाएगा, तो क्या होगा एक गुण और साधन जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। 3 नंबर जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 में है प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। ऑप्शन में है प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर। ऑप्शन 2 में है रटने पर आधारित परीक्षा देकर। सीटेट में अगर कोई भी सवाल रटने पर आधारित हो गया या रटने का बात कह रहा है तो वो पहले गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा में है चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। और चौथे में है वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। तो इसका जो ऑप्शन है ये चुनौतीपूर्ण, 3 नंबर, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन 28, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। ऑप्शन में है उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। ऑप्शन 2 में है उनकी जटिलता व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। ऑप्शन 3 में है उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर। ऑप्शन 4 में है पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। तो इसका जो है एक बिल्कुल सही आंसर है, यानी उनके पठन वैफल्य का है तो ये पढ़ने के लिए है, तो उनके पठन और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है एक। अगला क्वेश्चन है 29, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन 1 में है बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट, उसके बाद छोटी मुद्रा वाली कार्य शीट, उसके बाद बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, ये भी सही है। ठीक है, और इसमें त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, ये भी सही है। तो इसमें क्या पूछा है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, तो इसका जो है छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट ये सामग्री में उपयुक्त नहीं है, तो ये वाला 2 नंबर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 30, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। ऑप्शन में है अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना। ऑप्शन 2 में है दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियम विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार। ऑप्शन 3 में है बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। ऑप्शन 4 में है बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। तो इसका जो 4 भी गलत हो जाएगा, 3 भी गलत हो जाएगा। जो 2 ऑप्शन है दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करें और वीडियो बनाने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।